सेठी साहब ने अपने एक प्रोग्राम में बहुत पहले ये बात मेंशन की थी कि अमेरिका और इसराइल पहले जो है वो ईरान पे फ़ोकस करेंगे 2026-27 तक और पहले वो ईरान को हर तरीके से कैप्चर करने की, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करने की और सब कुछ करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान पे फ़ोकस करेंगे। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, उसमें पाकिस्तान को जिस तरीके से वो प्रेशराइज़ करने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या किसी जंग के इम्कानात मौजूद हैं? या इसी तरीके से जिस तरीके से हमने वेनेज़ुएला के अंदर देखा और बाकी जगहों पे देख रहे हैं, एक फ़ोर्सफुल इंटरवेंशन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, तो क्या वो इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे? और क्या इसमें डायरेक्ट जो जंग है इसराइल के साथ या अमेरिका के साथ कि उनके जहाज़ आएँ और हमें बॉम्ब करके चले जाएँ हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इसके कितने इम्कानात मौजूद हैं? नहीं, मेरा ख्याल है यू मिसअंडरस्टूड व्हाट आई सेड। मैं एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था कि अगर इसराइल विल वांट्स ईरान टू बी न्यूट्रलाइज्ड, कि ये बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके। सेकंड, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड टू से कि पाकिस्तान के जो इस्लामिक बॉम्ब है वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते, वी थिंक इट्स वेरी डेंजरस। ये तो पोजिशंस हैं। अब दे आर ट्राइंग टू अटैक ईरान। अगर ये कामयाब हो जाते हैं, विच इज़ वेरी डाउटफुल, ये अगर कामयाब हो जाते हैं कि ईरान में रेजीम चेंज कर लेते हैं, वहाँ एक अमेरिकन गवर्नमेंट, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आ जाती है और वो फिर अमेरिकन और इजरायली एजेंडे जो है लॉन्ग टर्म के, जिसके अंदर वो नहीं चाहेंगे किसी इस्लामिक ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, तो देन दे कैन ट्राई एंड पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान। ये कि जी, अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान की बारी, व्हाट डज दैट मीन? मैं आपको थोड़ी सी तारीख बताता हूँ। 90 की दिहाई में शुरू में जैसे ही अब अमेरिका छोड़ के गया पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म हुई, सोवियत यूनियन वापस चले गए, जीत हो गई मुजाहिदीन की और मुजाहिदीन की हुकूमतें आ गई। अमेरिका ने अपने बैग्स पैक किए और वो वापस चले गए। उस वक़्त यहाँ एम्बेसडर होते थे रॉबर्ट ओकली, अमेरिका के। रॉबर्ट ओकली सितंबर 1990 में जब जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं और हम पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी तरफ तवज्जो देंगे, बिकॉज़ अब उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद अगले 4 साल अमेरिका की बड़ी सख्त कोशिश रही, सैंक्शंस लगा दिए, हमारे कुछ $600 मिलियन हमने दिए हुए थे F-16 ख़रीदने के लिए, वो हज़म कर लिए, कहे हम नहीं देंगे। और हमारे पे प्रेशर ये था और वो लफ्ज़ ही उनके ये थे कि फ्रीज़, रोल बैक योर न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये 4 साल हमारे पे प्रेशर रहा और सैंक्शंस लगते रहे। इसीलिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को वाशिंगटन जाना पड़ा कि जी ये सैंक्शंस जो हैं, प्रेस्टर अमेंडमेंट और दूसरे अमेंडमेंट्स, इनको ख़त्म किया जाए और हमारे से सैंक्शंस होता। बड़ी कोशिश की, बट वी डिड नॉट। हमने नहीं टर्न बैक किया, हमने कैप, फ्रीज़, रोल बैक न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं किया। व्हाट कुड दे डू? उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, वी मैनेज्ड, धक्के लगा के वी मैनेज समहाउ दिया था। अच्छा, अब बात यह है कि वो दिन और आज का दिन, अभी बात आप कर रहे हैं कि हमें शायद IMF की ज़रूरत ही ना पड़े, मे बी 2 years गोइंग डाउन द लाइन, अगर इफ़ सम ऑफ दीज डिफेंस ऑर्डर्स मटीरियलाइज, बट दैट्स इफ़। तो पाकिस्तान इज़ नॉट वेनेजुएला कि जनाब वहाँ के कमांडोज आएंगे और हेलीकॉप्टर चलेंगे। कहाँ से आएंगे हेलीकॉप्टर्स? अमेरिका डजंट हैव अ बेस इन दिस रीजन जहाँ से वो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर से उठेंगे तो आएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमने तो अभी इंडिया जैसे सुपर पावर को डिफीट की है इन दी एयर। आपका ख्याल है कि यहाँ आके वो इस किस्म की चीज़ कर सकते हैं? नो वे। तो वो अब बिल्कुल इशू ही नहीं रहा कि जी क्या पाकिस्तान को धमकी दे सकते हैं या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक कर सकते हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल नाउ। तो एंड दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने हमेशा ये कहा है कि ये इस्लामिक बॉम्ब नहीं है। दिस इज़ नॉट एन इस्लामिक बॉम्ब, दिस इज़ फॉर द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। हमारे कोई एग्रेसिव नोशंस नहीं हैं अगेंस्ट, हम नहीं किसी स्टेज पे भी विल नॉट लॉब अ बॉम्ब ऑन इजराइल, विल नॉट लॉब अ बॉम्ब ऑन अमेरिका, नो वे, दैट इज़ नॉट द इंटेंशन। दिस इज़ अ डिफेंसिव बॉम्ब, दिस इज़ नॉट एन इस्लामिक बॉम्ब, इट इज़ एन एंटी इंडिया बॉम्ब। इसीलिए हमने अभी तक इंडिया के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है वो नहीं साइन की। इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि साइन करे
कि जी आप नो फर्स्ट, आप पहले नहीं होंगे न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने के लिए। दुनिया ने आपस में साइन किए हुए बहुत से मुल्कों ने जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि वी विल नॉट बी द फर्स्ट टू स्ट्राइक यू और लॉन्च और लॉब न्यूक्लियर बॉम्ब। हम कहते हैं हम नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि वी आर इन अ डिफेंसिव पोजीशन। अगर हमारे पे अटैक आती है कन्वेंशनल फोर्सेस के साथ जो हम नहीं विथस्टैंड कर सकते, तो देन वी हैव अ राइट टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स टू डिफेंड आवरसेल्व्स, बिकॉज वो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम बन जाता है। बट दैट इज़ ओनली बिकॉज द थ्रेट इज़ फ्रॉम इंडिया। वी आर नॉट थ्रेटन्ड बाय एनी अदर कंट्री, नॉर इज दिस बॉम्ब मेंट फॉर एनी अदर कंट्री। तो इसलिए आई डोंट थिंक वो सिचुएशन अब आएगी जो कि उस वक्त तवक्को की जा रही थी। अमेरिका एक स्पेशल मूड में था कि सिर्फ मोनोपली अमेरिका के पास ही होनी चाहिए किसी के पास, और उस वक्त आपको पता है ये जिहाद वाद ये सब चीज़ें चल रही थी पाकिस्तान में, और मुजाहिदीन और जिहादीस और एक्सपोर्ट ये सारी बातें चल रही थी। आपको याद है कि डॉक्टर AQ खान के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे थे कि ये शायद आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को ना दे दे एंड सो ऑन। तो इसलिए वहाँ ये फिक्र था, बट दैट नेवर हैपेंड एंड वी नेवर डिड इट एंड नॉर आर वी गोइंग टू डू इट। तो मैं नहीं समझता कि दैट सिचुएशन इज़ अलाइव नाउ। बट जब मैं कहता हूँ कि द प्रेशर विल कम, प्रेशर हमेशा आएगा आपके ऊपर, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू हैव द बॉम्ब, इजराइल विल नॉट रेस्ट। कि आप किसी न किसी स्टेज पे यू मे give the technology, if not the bomb, to some Islamic country, especially a Islamic country with money, because ये इल्ज़ाम पहले भी लगा था आपके ऊपर। तो it is in that sense that I meant कि then it will be Pakistan's turn to come under pressure at some stage, जब पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रहेगी डोनाल्ड ट्रंप को। जब बात मुमकिनात की हो रही है तो अगला सवाल भी बहुत दूर का है, नॉर्वे से इज़्ज़त सुबहानी। आजकल ये चीज़ बड़ी ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी टर्म ख़त्म होने के बाद कानून के मुताबिक दोबारा इंतखाब नहीं लड़ सकता अमेरिका के सदर के लिए। लेकिन उनका प्लान ये है कि अगले इलेक्शन में JD वेंस जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो इंतखाब लड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए और डोनाल्ड ट्रंप वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ेगा। और उस सूरत में जब जीत जाएंगे तो बेशक JD वेंस जो है वो अमेरिका का सदर होगा, डोनाल्ड ट्रंप वाइस प्रेसिडेंट होगा और असल ताकत इसी की होगी, और ये मजीद आगे 4 साल या हो सकता है आगे 8 साल अमेरिका पे हुकूमत करे। तो इस बारे में थोड़ा सा आप अपनी राय दें कि आया ये अमेरिका के कानून के मुताबिक मुमकिन है, और दूसरा ये कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेगा भी। तीसरा ये कि अगर वो ऐसा करेगा तो इसका मतलब है कि अगले 8 साल 10 साल तक डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में रह सकता है। उसके क्या असरात होंगे पूरी। आइन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप तीसरी दफ़ा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ये तो क्लियर होगी बात। अब क्या आइन की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। इतनी आसान बात नहीं है कि अमेंडमेंट की जाए। उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि ठीक है डेमोक्रेट्स जो हैं वो इतने पॉपुलर नहीं है, मगर रिपब्लिकन्स मैं समझता हूँ आफ्टर दिस राउंड डोनाल्ड ट्रंप इज़ गोइंग टू बी अ बिग फेलियर। और रिपब्लिकन्स जो हैं इनको अब मेरा ख्याल है अगले 8 साल हुकूमत नहीं मिलेगी, ये JD वेंस फारग हो जाएंगे। ये जो एजेंडा लेके चल रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप, ये इतना मैवरिक एजेंडा है एंड ये कामयाब बिल्कुल नहीं होगा। और आप देखिएगा जहाँ जहाँ ये करने की कोशिश कर रहा है, अभी तक कामयाबी कहीं भी नहीं हुई, कहीं भी कामयाबी नहीं हुई इसको। ना यूक्रेन में कामयाबी हुई है, ना इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई कामयाबी हुई है। अभी भी इंडिया कह रहा है हम करेंगे, और इंडिया को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वेनेजुएला के साथ नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं कि जी आप हमें तेल सारा जो है वो हमें दें, और अपने जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनको ये कह रहा है कि आप जाएं वहाँ और तेल निकालें वहाँ से, और वो आगे से कह रहे हैं कि जी हमें कोई सिक्योरिटी दें, हम तो नहीं जाएंगे वहाँ, और ये तो $100 बिलियन की ज़रूरत है और 10 साल लग जाएंगे हमें, वो तैयार ही नहीं है जाने के लिए। तो इस वेनेजुएला ऑपरेशन अभी तक कोई कामयाबी नहीं है, ये सब ड्रामा है। इसी तरीके के साथ इसराइल के अंदर ये गाज़ा के अंदर जो स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने जा रहे हैं वो भी नहीं बन रही इनसे। तो ये और तो जो सऊदी अरेबिया जैसे पुराने एलाइज जो हैं वो भी दूर हो रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ गोइंग टू बी अ फेलियर एज अ प्रेसिडेंट, और कोई चांस ही नहीं है कि रिपब्लिकन्स आगे जाके जीते। अलबत्ता डेमोक्रेट्स को अब तब्दीली कुछ करनी पड़ेगी, यंग लोग लाने पड़ेंगे, और उनको समझना पड़ेगा कि जो डेमोक्रेट्स की पुरानी पॉलिसी रही है ऑफ अग्रेसिव इंपीरियलिज्म वगैरह, वो अब नहीं, ये जो जनरेशन अब आ रही हैं दे डोंट वांट दैट। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बूट्स ऑन ग्राउंड कहीं नहीं डाल रहा, मगर ही इज़ लूजिंग ट्रैक। ज़ोहरान ममदानी सही कह रहा है कि जिस काम के लिए आपको वोट दिया गया आप उधर जाएँ। वो वोट दिया गया 2 चीज़ों के लिए कि आप जंग वंग नहीं करेंगे कहीं, आप इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन करेंगे, और तीसरी चीज़ ये कि आप जो रोज़मर्रा के जो इश्यूज़ हैं अमेरिकन अवाम के, गरीब लोगों के, उनकी तरफ आप तवज्जो देंगे, महंगाई, हेल्थ, ये वो, ये एजेंडा था डोनाल्ड ट्रंप का। तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप कर नहीं रहा।
डोनाल्ड ट्रंप ने तो एस्टैब्लिशमेंट को जब भी डाल दिया, कह रहा कि जी 1.5 ट्रिलियन में 50% अपना बजट बना रहा हूँ, मिलिट्री बजट बना रहा हूँ। सो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज़ गोइंग टू हैव एग ऑन हिज फेस। डोनाल्ड ट्रंप कामयाब नहीं होगा तो ये तवक्को ही ना करें कि डोनाल्ड ट्रंप या JD वैंस अगला कोई प्रेसिडेंट फिर से बनेंगे। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। आई थिंक अभी डेमोक्रेट्स सूनर और लेटर कोई नौजवान किस्म के लोग जो कि लेफ्ट ऑफ सेंटर हैं, जो कि वो बातें करते हैं जो कि दौरान ने की हैं, आई थिंक दे विल नाउ टेक द सेंटर स्टेज इन अमेरिकन पॉलिटिक्स गोइंग फॉरवर्ड। असल में प्रेसिडेंट ट्रंप की टेबल के ऊपर ट्रंप 2028 की एक कैप फरोख्त के लिए पेश की गई थी $50 में, जिसके बाद ये बहस छिड़ गई कि अच्छा। शायद वो 28 में भी बनने जा रहे हैं प्रेसिडेंट, लेकिन वो तब 82 साल के होंगे और इतनी बड़ी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो सकते हैं नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। लेकिन ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि लूप होल मौजूद है 22nd अमेंडमेंट में कि प्रेसिडेंट को तो एड्रेस किया जा सकता है कि वो थर्ड टाइम नहीं आ सकते, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इम्कानात कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन सेठी साहब ने वो इम्कानात भी 10 साल के लिए ख़त्म फारग है डोनाल्ड